अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ही जिम्मेदाराना जवाब दिया और आज पाकिस्तान की जानिब से भी ड्रोन्स और मुख्तलिफ हथियारों के ज़रिए सिस्तान में ऐसे हमले किए गए जिसके नतीजे में वहाँ छुपे हुए दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। वो दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे और ऐसे इलाकों में पनाह लिए हुए थे जहाँ ईरानी हुकूमत की अमलदारी भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने डोजियर्स को भी शेयर किया, ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई और फिर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने टारगेटेड हमलों को मुमकिन बनाया गया। और आज वाज़ेह तौर पर दफ्तर खारजा की जानिब से इससे मुताल्लिक बताया भी गया। अब इस पूरी सूरत हाल पर कल एक बहुत ही अहम मीटिंग भी होने जा रही है, कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग, और फिर उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास भी है। जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ जो कि इस वक्त डेवोस में मौजूद हैं, उन्हें फौरी तौर पर वो अपना वो दौरा ख़त्म करके उसको मुख्तसर करके और वो पाकिस्तान पहुँच रहे हैं ताकि कल उस मीटिंग को हेड कर सकें, चेयर कर सकें और उसमें फिर जो आगे की स्ट्रेटजी है उसको तय किया जा सके कि आखिर अचानक ईरान ने इस तरह की ये दरअंदाजी क्यों की, पाकिस्तान के साथ माजी के मुआहदे ईरान ने क्यों पसे-पूछ डाले और इस तरह की कार्रवाई का आखिर मकसद क्या हो सकता है। अब दोनों ममालिक के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो तकरीबन ख़त्म होने की नहज पर पहुँच चुके हैं, चूँकि पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को वापस बुलवा लिया है और उसके साथ मुदस्सिर टीपू पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे ईरान में उनको वापस बुलाया गया और साथ ही साथ ईरानी सफ़ीर की मुल्क बदरी के ऐलानात भी बाकायदा तौर पर किए जा चुके हैं। तो अब मुस्तकबिल में दोनों ममालिक किस तरह आगे बढ़ सकेंगे। चीन ने जो पेशकश की है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, सालसी के लिए चीन तैयार है, उसकी इस पेशकश को किस हद तक संजीदा लिया जा सकता है और क्या मुज़ाकरात मुमकिन हैं और अगर मुमकिन है तो किन शराइत पर मुमकिन है, इसी पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पाक की सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शफकत सईद साहब साबिक सफ़ीर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शहरी रहमान साहिबा, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ईरान ने जो गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई की उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान का फौरी रिएक्शन सामने आया और उस रिएक्शन से पहले वक्त दिया गया ईरान को जवाब देने का, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, कोई फैक्ट्स और फिगर्स नहीं शेयर किए गए, कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हुई। तो पाकिस्तान का जो रिएक्शन है इस पूरी सूरत हाल पर आपकी नज़र में बिल्कुल जस्टिफाइड है? जी, जाहिर है पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल प्रोपोर्शनेट भी था, बैलेंस भी था और तवाज़ुन के बिल्कुल बगैर नहीं था, बल्कि अपनी डिटरेंस की कैपेसिटी भी बता रहा था और ये कि अब थ्रेशोल्ड नहीं है टॉलरेंस का किसी मुल्क में, क्यों होना चाहिए कि आप हमारे बॉर्डर ब्रीच करें, सॉवरेनिटी को ब्रीच करें, इंटरनेशनल लॉ और बायलैटरल बाहमी अग्रीमेंट्स मायदों को ब्रीच करें। 2013 का भी है, उससे पहले का भी है। देखिए, ये बातें म्यूचुअली ऑपरेशनल लेवल पे भी और खारजा सतह पर भी तय हो सकती थी, सफारती सतह पे तय होती हैं। ये आए दिन पाकिस्तान ने बार बार लिस्टें दी हुई हैं कि कौन हमारी रियासत को जो थ्रेटन करते हैं, जो ललकारते हैं, वो वहाँ से ऑपरेट करे। इसका ये नहीं मतलब वो उनको दबाव दे रहे या उनको बना जबरदस्ती दानिस्ता तौर पर ये काम हो रहा है। तो फिर इस किस्म के माहौल में तो फिर जवाबी कार्रवाई तो जरूरी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का दामन छोड़ चुके हैं या आगे इसको एस्केलेटरी स्पाइरल में ले जाना चाहते हैं। अच्छा शहरी साहब, इससे पहले कि मैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ जाऊं और उनको इस गुफ्तगू में एंगेज करूं, एक और सवाल, एक आखिरी सवाल आपके लिए कि अब चीन जो इस वक्त पेशकश कर रहा है, ज़ाहिर दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात बहुत कशीदा हैं और चीन सालसी की पेशकश कर रहा है, अगर दरमियान में आता है, दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की कोशिश करता है, क्या फौरी तौर पर इन हालात में आपको ये मुमकिन नज़र आ रहा है? नहीं, ये देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल तहम्मुल, स्ट्रेटेजिक तहम्मुल इस वक्त नागुज़ीर है, लेकिन कोई एस्केलेटरी स्पाइरल या और हॉट बॉर्डर नहीं चाहिए किसी को। लेकिन ये पूरी प्रोसेस या अमल अस्करी जो है ईरान से शुरू हुआ, हमने एक सिर्फ बैलेंस जवाब दिया है और अब अपने भी मसाइल उनको समझाएं कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं इस किस्म की सिचुएशन में। तो अब तेहरान को सोचना चाहिए किस तरह आप आगे जाएं। पाकिस्तान तो बिल्कुल, अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैं नहीं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीछे हटेगा या कहेगा धुतकारेगा, बल्कि हम वेलकम करेंगे। ब्रादर ममालिक को के साथ हमेशा रवाबित हम बेहतर रखना चाहते हैं और ईरान के साथ एक तारीख भी है, कुछ ऐसे अदवार भी गुजरे, खासतौर से पीपुल्स पार्टी की, जब उनके साथ अच्छे रवाबित रहे हैं और अच्छा रिश्ता रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको और जंग में ले जाने की। लेकिन फिर मैं कहूँगी ये जो
चाह है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की, वहां से भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर साबिक वफाकी वजीर। हैरानी का इजहार कर रही थी कि आखिर दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात इतने बेहतर थे, तो फिर हर चीज़ को पसे पुश डालते हुए ईरान ने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया। अब इसी की वजह और फिर इसके नतीजे में जो हालात कशीदा हुए, अब वो कशीदगी कितनी बढ़ सकती है, तलखी कहाँ तक जा सकती है, कितने दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुतासिर हो सकते हैं। इसी पर ज़रा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सवाल में शफकत सईद साहब के सामने रखता हूँ कि शफकत साहब, जब दो ममालिक के दरमियान इतने बेहतरीन ताल्लुकात हों और आपस में मुआहदा भी हो कि इंटेलिजेंस शेयर की जाएगी, अगर कहीं कोई इस तरह की मशकूक सरगर्मी पाई जाती है तो जिस सरजमीन पर होगी वही मुल्क कार्रवाई करेगा और वही उसका मजाज होगा, तो फिर इन हालात में फिर ईरान को ये कार्रवाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और जो ताल्लुकात मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे थे वो तो अब फिर बिगाड़ का शिकार हो गए। जी हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के मल्टीपल चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के ईरान के साथ, और आपको इल्म होगा कि 3-4 रोज़ पहले ईरान ने सीरिया और इराक़ पे इसी किस्म के अटैक्स किए थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात की नौइयत कुछ और है, और पाकिस्तान को उस मिडल ईस्ट के और इस इलाके के मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में मजबूर करना, एंटर करवाना एक बिल्कुल सही बात नहीं है। ईरान ने हमें ना तो प्रायर नोटिस दिया है, ना हमें बताया है कि उनका ये काइनेटिक एक्शन जो है वो किस बेसिस पे वो कर रहे हैं। देखें, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये बॉर्डर के दोनों साइड्स पर मौजूद हैं और बहुत अरसे से मौजूद हैं। सही। और लेकिन इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जब भी ईरान ने हमारे साथ बातचीत की है और हमें बताया है, हमने हमेशा एक्शन लिया है। ये कोई 900 किलोमीटर लंबा पोरस बॉर्डर है और इसमें इस किस्म के इंसिडेंट्स होते रहे हैं और हो सकते हैं, और इसलिए ईरान का ये एक्शन बिल्कुल जस्टिफाएबल नहीं है और पाकिस्तान ने लेजिटिमेट रिस्पांस इसका दिया है। तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये एक क्या बड़ी स्ट्रेटेजिक एक मिस्टेक कर दी है ईरान ने ये इस मौके पर कि जब दोनों ममालिक के दरमियान माशी एतबार से भी ताल्लुकात आगे की तरफ जा रहे थे, बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे, और इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक मुआहदा भी था और उस पर अमल भी करते हैं दोनों ममालिक पिछले 8-10 सालों में। कोई 2013-14 में ये मुआहदा हुआ था, तो फिर आखिर ये इतना इंतहाई कदम उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? कुछ आपको कल से अब तक समझ आ सका है? बहुत शुक्रिया। देखें जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है कि एक तो ईरान ने जो 2013 का सिक्योरिटी एग्रीमेंट था उसकी वायलेशन तो की, जिसको ईरानी पार्लियामेंट ने पास किया था, और उसके बाद ईरान ने बायलैटरल मुआहदों की और इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेशन की है। और जैसे अभी बात की जा रही थी कि अगर ये इतना लंबा बॉर्डर है और कोई इतनी अच्छी, जिसे हम कहते हैं पोरस बॉर्डर है, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा, इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं दोनों साइड पे, तो उस पर जो है वो ईरान को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, इंटेलिजेंस को शेयर करना चाहिए। अगर पाकिस्तान किसी मौके पे भारत के साथ भी इंटेलिजेंस शेयर कर लेता है, तो ईरान और पाकिस्तान क्यों शेयर नहीं कर सकते, जिनके तो तमाम चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है इस वक्त ईरानी लीडरशिप के ऊपर, और वो प्रेशर ये है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर इजराइल ने फ़लस्तीनियों को जिस तरह शहीद किया है, ईरान अपने आप को चैंपियन समझता है मुस्लिम कॉज का, और पूरे खिते में उनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। उनकी प्रॉक्सीज इराक़ में मौजूद हैं, सीरिया में हैं, लेबनान में हैं, यमन में हैं। वो प्रॉक्सीज जो है वो कुछ कर नहीं पा रही, तो वो समझता है कि मैं अगर अटेंशन डाइवर्ट कर सकूं उस खिते से, एक बात। दूसरा, अपनी आवाम को ये बता सकूं कि हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, ईरान क्योंकि इजराइल पे हमला नहीं कर सकता, और जिस दिन गजा में ये सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, अमेरिका ने अपना जो बहरी बेड़ा है वो मेडिटेरेनियन सी में लाके खड़ा कर दिया था ताकि ईरान कुछ कर न सके। सो ईरान अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है, एंड देन वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम इतने सख्त डिप्लोमेटिक रिएक्शन भी कहेंगे कि हम एम्बेसडर उनका वापस भेज दें और अपना वापस बुला लें और ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दें, और इसके साथ साथ हम मिलिटरीली भी रिस्पॉन्स करें। मेरा ख्याल है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, एंड देन
उसके अंदर ईरान के अंदर जो हॉक्स हैं वो प्रिवेल कर गए हैं। इस डेवलपमेंट से ये भी पता चलता है कि जिसमें उनके उलमा IRGC के अंदर जो डीप स्टेट है उनकी फौज के अंदर लगता है कि वो हॉक्स फेल कर गए हैं और पॉलिटिशियंस को उन्होंने एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि 2-4 दिन पहले तो अभी अफगानिस्तान ईरान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान में आए हुए थे। कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ। सो मेरा ख्याल है कि ईरानी लीडरशिप जो है उसमें जो मिलिट्री एंड उलमा ने इसको सिंगल हैंडेडली फैसला किया है। इसमें पॉलिटिशियंस ये तो फिर उनकी अपनी गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अगर इस हद तक डिवाइड ईरानी गवर्नमेंट में इस वक्त पाया जाता है कि एक साइड पर मुलाकातें हो रही हैं एक मुल्क की लीडरशिप के साथ और चंद घंटों के बाद उसी मुल्क पर इस तरह का एक अटैक किया जा रहा है, तो एक बड़ा डिवाइड है। क्या उनके अपने थिंक टैंक को सोचना चाहिए बैठकर? अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आ सकी है। अब अगर एक मुल्क से एक पड़ोसी मुल्क से इस तरह से ताल्लुकात मुनक़ता करके बैठ जाएंगे तो फिर आगे सर्वाइवल किस तरह से होगा? तीसरी बड़ी ताकत को इंटरवीन करने का मौका दे रहे हैं सालसी के लिए। देखें, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा, ये दुनिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ईरान के अंदर ये डिवाइड मौजूद है और ये जो डिवाइड है ये दुनिया को पता है कि किस तरह वहाँ पे उलमा और जो फौज है वो किस तरह कंट्रोल करते हैं ईरान की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के मामला, पर्टिकुलरली जब मसला आता है इजराइल और इस खित्ते में सऊदी अरब और इन तमाम इशूज़ में, और पर्टिकुलरली जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है कॉन्टीन्यूसली, ये सारी दुनिया को पता है कि इसमें उलमा और जो बाकी लीडरशिप है उनका एक वर्जन है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका दूसरा वर्जन है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ शायद वो मिसकैलकुलेट कर गए और ईरान की अपनी पॉलिटिकल क्लास भी इन चीज़ों को समझती है और उनका कोई असर व सूख नहीं है अपने उलमा के ऊपर और फौज के ऊपर। ठीक है, तो शफकत सईद साहब, अब ज़ाहिर है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो रिएक्शन सामने आ सकता था, जो एक्सट्रीम रिएक्शन था वो पाकिस्तान ने दिया और अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया, उनके सफ़ीर को भी मुल्क बदल कर दिया गया। अभी जो कल मीटिंग्स होने जा रही हैं, कैबिनेट मीटिंग और उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है, अब वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं और उसमें फिर आगे के लिए अब स्ट्रेटजी आगे क्या होगी और क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? जी हाँ, ये मीटिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं और मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इसका हल जो है सियासी और डिप्लोमेटिक ही होगा और पाकिस्तान और ईरान को ये सोच समझ के ये अगला स्टेप लेना पड़ेगा कि इस क्राइसिस को एस्केलेट ना होने दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेटेड और लिमिटेड ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, ये जो हमने आज एक्शन लिया है। इसलिए ईरान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि वो इसका जवाब डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दे और पाकिस्तान रिमेन्स रेडी टू रिस्पॉन्ड। इसलिए मुझे उम्मीद है कि दोनों हुकूमतें जो हैं वो ज़िम्मेदारी का सबूत देंगी और ख़ास तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ईरान की है। और शफकत साहब, अभी तक हमने देखा कि माजी में पाकिस्तान ने कभी लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया, उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ईरान का ये रवैया सामने आया और अभी तक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तो अभी तक खामोशी है। अभी तक इस वाक़े से मुताल्लिक कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं शेयर किए गए, कोई डिटेल्स नहीं बताई गई, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर 24 से 48 घंटों में अगर आगे ये मामला नहीं बढ़ता, कोई पेशरफ्त नहीं होती है, तो फिर क्या ये जो एक बरादराना ताल्लुकात थे दोनों ममालिक के दरमियान, क्या ये इनके ख़त्म होने का ये नुक्ता आगाज़ है? तलखी कशीदगी आने वाले दिनों में फिर मज़ीद बढ़ सकती है? जी हाँ, आप जैसे चीमा साहब अभी फरमा रहे थे, ईरान के अंदर पॉलिटिकल और जो मिलिट्री विंग्स हैं स्टेट के, उनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और ये मुमकिन है कि उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा और जिसकी वजह से ईरान का कोई कंक्रीट जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। और मेरे ख्याल में हम इंतज़ार में हैं और 1-2 रोज़ इसका देख के और फिर हुकूमत जो है फ़ैसला करेगी क्या करना है। बहरहाल कम्युनिकेशन की चैनल जो हैं वो ओपन हैं हर लेवल पे ईरान के साथ और मेरा अपना ख्याल है कि ये चैनल्स जो हैं ये एक्सरसाइज की जाएंगी आइंदा चंद रोज़ में। तो कमर चीमा साहब, ये जो पाकिस्तान ने आज इस पर एक तो कल इनिशियल जवाब आ गया था, फिर आज जो कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से बड़ी कैलकुलेटेड, बड़ी टारगेटेड और बड़ी कामयाब की गई है,
तो इसके बाद अब ये इम्कानात तो नहीं है ना कि ईरान दूसरा हमला करने का इस तरह से सोचे, दूसरी कार्रवाई करने का सोचे, एक बार फिर इंटेलिजेंस ना शेयर की जाए और कोई ऐसी कार्रवाई अमल में आए, इसका इम्कान मौजूद है या नहीं? चूँकि फिर इससे तो हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो डिवाइड ईरानी गवर्नमेंट में मौजूद है तो वहाँ एक माइंडसेट ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, चलें जी उसके जवाब में एक और कार्रवाई कर दें। देखिए, दो चीज़ें इसमें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान की मीडिया ने और जो खबरें आई हैं उनकी तरफ से, उसमें ये खबर आई है कि ईरान के जो लोग मारे गए हैं वो नॉन ईरानियंस हैं। सो ईरान अपनी आवाम को ये बताना चाहता है कि जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स हुई हैं वो ईरानी नहीं मारे गए उसमें, ताकि उसके ऊपर मजीद प्रेशर ना रिस्पॉन्स देने का। मैं इसको ऐसे रीड करता हूँ, लेकिन जारी बात है वो एक सॉवरेन स्टेट है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ बलोच नेशनल आर्मी और इनको ही, दोनों जमातों को, दहशतगर्द जमातों को टारगेट किया है। हमने कोलैटरल डैमेज को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है कि कम से कम या उसको बचने की कोशिश की है। तीसरी इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान इसको बार बार ये चीज़ कह रहा है कि डायलॉग एंड कोऑपरेशन, आप देखें, और पाकिस्तान इसको ब्रदरली मुल्क भी कह रहा है। ठीक है जनाब, सो हम कह रहे हैं ब्रदरली मुल्क भी कह रहे हैं, डायलॉग कोऑपरेशन की बात भी कर रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। सो ईरान को इस हवाले से बड़ी क्लियर मैसेजिंग हो चुकी है। अगर ईरान दोबारा ऐसे करेगा तो जारी बात है इट मीन्स कि ईरान पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट या अगर मजीद टारगेट करता है तो इट मीन्स कि वो प्रोवोक करना चाहते हैं, तो देन जंग फैल भी सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो करेगा, जो उन्होंने ये कहा है कि हमने नॉन ईरानीज मारे गए हैं, सो बेसिकली वो डाउन प्ले करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ये कोई बात क्यों नहीं सामने आ रही? पाकिस्तान को क्यों नहीं इंगेज किया जा रहा? क्यों एतमाद में नहीं लिया जा रहा? अपने मीडिया के थ्रू अपने मुल्क में उन्होंने अपने लोगों को तो मैसेज जो देना था वो दे दिया, पाकिस्तान को भी तो इस कार्रवाई के बाद कम से कम इंगेज किया जाता और कुछ फिगर्स, फैक्ट्स शेयर किए जाते, यानी कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लैरिफिकेशन अब 2 रोज़ गुजरने के बाद तो सामने आती। ये भी तो शकूक व शुबात को जन्म दे रही है कि ये कोई प्लान था, इसमें किसी तीसरी ताकत, किसी तीसरे फरीक की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की क्या कोई साजिश है? इस बात का भी इम्कान मौजूद है क्या? देखिए, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कल रात पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी से बात की थी, लेकिन उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि हमने क्यों किए। सो मैं समझता हूँ वो जस्टिफिकेशन काफ़ी नहीं है। उसके जवाब में, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरानी एम्बेसडर को निकाल दिया, तो उनको इन चीज़ों की समझ थी कि आप बात करें तो शायद कोई मसला हल हो जाए। और उन्होंने फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने सिर्फ और सिर्फ उन दहशतगर्दों को मारा है जो ईरान के हवाले से रिलेटेड है, हमने पाकिस्तानी अवाम को नहीं मारा, वो हमारे ब्रदरली कंट्री है। तो ये बात तो हुई है, लेकिन वो बात में पाकिस्तान तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईरान ये कहे कि गलती हो गई है हमसे, माफ़ी मांगे, कोई इस तरह की चीज़ करे, ना कि पाकिस्तान जो है, ईरान जो है वो जस्टिफाई करे कि हमने किया है और क्यों किया है। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है इस हवाले से। और डॉक्टर साहब, ये अभी जस्टिफिकेशन की बात, तो वो जो फिर मुआहिदा है 2013 का जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का है, तो फिर वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, वो तो तहस नहस हो गया, और फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या फिर मुआहिदे की बस ये अहमियत होती है कि बस एक मुआहिदा था और किसी ने उससे रूगर्दानी की और फिर वो ख़त्म हो गया? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो मुआहिदा पर्टिकुलरली पार्लियामेंट से अप्रूव होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इट मीन्स कि उसको रियासत वैल्यू दे रही है। स्टेट ऑफ ईरान जो है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसको पास किया। तो मेरा ख्याल है कि ये उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करके ईरान को दोबारा से वो कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का ऊपर लेके आना पड़ेगा और ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। लेकिन माजी में इतनी बुरी कभी सूरत हाल इस तरह आई नहीं है। मैं समझता हूँ कि, और मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ईरानी जो सियासतदान है, ईरानी जो गवर्नमेंट है, उसके लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं फौज ने और उलमा ने, और वो आपके सामने आएंगे, आइंदा आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं। सो वो जो मामलात उन्होंने पैदा किए हैं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट एन एनकरेजिंग स्टेप, और ईरानी पॉलिटिशियंस को मुश्किल में डाल दिया उनकी फ़ौज ने और उलमा ने। ठीक है, अब शफकत सईद साहब, ज़ाहिर है कि ये ख़ित्ता इस वक्त इस तरह के वाक़यात का और इस तरह की कशीदगी का मुतामिल नहीं हो सकता।
चीन ने फौरी तौर पर इस मामले में इंटरवीन करने की कोशिश की है। दोनों फरीकों को, पाकिस्तान को, ईरान को तहम्मुल का मशवरा भी दिया और सालिस बनने को भी वो तैयार हैं। तो अब क्या ये एक बेहतर ऑप्शन होगा कि तीसरा मुल्क दोनों ममालिक को बिठाकर इस मामले को तय करवाए, या फिर पाकिस्तान और ईरान को खुद ही डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपनी इंगेजमेंट्स को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ खुद ही बैठकर इस मामले को हल किया जाए? जी हाँ, तुर्की और चीन दोनों के ताल्लुकात ईरान और पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं और ये भी हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया था, पाकिस्तान के ईरान के साथ बायलैटरल चैनल्स कम्युनिकेशन के हर लेवल पे इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ये हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और देरीना हैं। और पाकिस्तान और ईरान दोनों को ये दे विल हैव टू स्टेप बैक एंड look at the consequences of their actions again। और इसमें पाकिस्तान पे जिम्मेदारी नहीं है, इसमें ईरान की जिसने ये क्राइसिस प्रेसिपिटेट किया है उसकी जिम्मेदारी है और उसी को एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन शफकत साहब, पिछले जो हम 2 रोज़ की अगर एक्टिविटीज़ देखें और उनकी तरफ से जो बयान या राब्ता जो सामने आया भी, तो वो पाकिस्तान के लिए तसल्ली बख्श तो नहीं है। अब इस सूरत हाल में फिर किसी तीसरे फरीक को तो सामने आना ही पड़ेगा जब 2 ममालिक ने आपस में सिफारती सतह पर ताल्लुकात को मुनक़ता कर रखा है। जी हाँ, वो ईरान की जो इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक है उसकी वजह से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर के जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंड द पॉलिटिकल एलीट वो खासे नुमायाँ हैं। और जब तक वो डिफरेंसेस रिकनसाइल नहीं होते, जब तक उनका जवाब नहीं आएगा और वो कैलकुलेशन करके फिर ही जवाब देंगे कि इस क्राइसिस को एस्केलेट करना चाहिए या नहीं। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत सईद साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना है कि अगले चंद घंटों में या 1-2 रोज़ में मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाते हैं या फिर ये तलखी और कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन्स बड़ी तेज़ी के साथ मुतारिक अंदाज से चल रही हैं और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियां नवाज़ शरीफ ने भी एंट्री दे दी है इस कैंपेन में और हाफिज़ाबाद में उन्होंने जलसे से खिताब भी किया है। अब उनकी इस एंट्री के बाद दीगर सियासी जमातों का क्या रिएक्शन है, इस पर एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इलेक्शन की गहमा गहमी अब थोड़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है, चूँकि आज हमने हाफिज़ाबाद में मियां नवाज़ शरीफ को भी इलेक्शन कैंपेन करते देखा। वहाँ पर उनकी एंट्री हुई जलसे से, उन्होंने बहुत ही मुख्तसर खिताब किया, लेकिन बहरहाल अब वो आवाम में नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक शिकवा भी था, एक शिकायत भी थी और एक ये इल्ज़ाम भी था कि मियां नवाज़ शरीफ क्यों एक ड्राइंग रूम वाली सियासत इस वक्त कर रहे हैं और इंतखाबी जलसों के बजाय वो इस वक्त अपने नंबर गेम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ उनके राब्ते भी हुए, सीट एडजस्टमेंट्स की बात भी हुई और अब आगे सूरत हाल क्या बनेगी अगले 20 दिन में, क्या इसी तरह कंटिन्यू के साथ मियां नवाज शरीफ कैंपेन करेंगे और दीगर जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त इलेक्शन कमीशन और पूरे इस इंतखाबी निज़ाम को लेकर हैं वो किस हद तक हल हो सकेंगे। हमने देखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को तीर का निशान ही अलॉट नहीं किया गया, जिस पर उनकी जानिब से एक रिएक्शन, एक गुस्सा भी सामने आया। ख़त उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा और ये कहा कि उन आरोज़ को हटाया जाए। तो अगर ये सूरत हाल तब्दील नहीं होती, अगले 20 रोज़ में पोलिंग डे आ जाता है, फिर उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी, नताइज को कौन तस्लीम करेगा, कौन नहीं करेगा, किसकी पोजीशन इस वक्त मजबूत है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में, सोहरवर्दी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि ये जो आज मियां नवाज शरीफ साहब की एंट्री हुई है, बहुत लंबे टाइम से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बता रही थी कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैंपेन कर रही है और नून लीग तो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर अपने नंबर गेम को पूरा कर रही है। तो ये सिर्फ 20 दिन पहले पब्लिक में वो आए हैं, सही स्ट्रेटजी है? पहले अपने नंबर्स को उन्होंने कैलकुलेट कर लिया और अब आवाम में निकलें। नंबर कौन कैलकुलेट करता है? यहाँ जो है वो नंबर मैं नहीं समझाऊँ कि नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। नंबर तो मास्टर्स में जाने के बाद तय होंगे ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके लिए तो मास्टर्स में जाना ज़रूरी है और देर सही मगर वो आए हैं, ये एक बड़ी बात है। हमें तो इस बात पर तशवीश थी कि मियाँ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। और 21 अक्टूबर के बाद, अब 21 अक्टूबर के बाद अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी आधे से ज़्यादा गुजर गया है। अब तो इलेक्शन में बाकी 20 दिन रह गए। अब मियाँ साहब आए हैं तो देर आया दुरुस्त आयात के तहत हम कह सकते हैं जी वेलकम, आप आए हैं इलेक्शन कैंपेन में और उन्हें इलेक्शन कैंपेन चलानी चाहिए। ये तासुर ना जाए, नहीं जाना चाहिए कि जनाब
आप जो है वो इलेक्शन कैंपेन किए बगैर आपको सीटें अता हो गई, आपको इनायत की गई आपके साथ और आपको सेलेक्टेड के तौर पर लाया गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स के पास आप जाएंगे, मास्टर्स का रद्द-ए-अमल सामने आएगा तो लोगों को भी अंदाज़ा होगा, लोगों को भी एतमाद होगा कि जो हम मुंतखब कर रहे हैं लोगों को वो मास्टर्स में अपनी जड़ें रखते हैं। और ये जो कहा जाता रहा है कि जनाब फलां बहुत मकबूल है, तो फलां बहुत मकबूल का भी पता चल जाएगा किस तरह मकबूल, कैसा मकबूल, कहाँ का मकबूल। तो ये सारी चीज़ें इनके बाहर आने से जो है वो सामने आती हैं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि उनका आना जो है वो अच्छा हुआ है और उन्हें अपने इस कैंपेन को आगे जारी रखना चाहिए। और डाक्टर साहब वो सीटों की कैलकुलेशन से मतलब ये था कि जो सीट एडजस्टमेंट जो इस वक्त वो हर सूबे में हर जमात के साथ कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को बाहर रखा हुआ है। मौलाना साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई, फिर हमने काफ लीग से एक तवील अरसे के बाद उनकी मुलाकात होते देखी। IPP जो अभी नई जमात बनी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे माजी के लोग शामिल हैं, उनके साथ भी उन्होंने हाथ मिला लिया। इधर MQM के साथ भी आके उन्होंने एंगेजमेंट की। तो ये सीट एडजस्टमेंट पूरी एंगेजमेंट कहीं भी नहीं हो सकी है। ये नहीं कहा जा सकता है कि जो कुछ JUI चाहती थी वैसे का वैसा हुआ है, या जो कुछ वो चाहते थे वैसे का वैसा हुआ है। ना MQM के साथ हुआ ऐसा, ना और जमातों के साथ इस तरह हुआ है कि जनाब उनकी सीट एडजस्टमेंट इस तरह हो गई हो। सीट एडजस्टमेंट एक हद तक हुई है और बाज़ जगहों पर हुई है, बाज़ जगहों पर नहीं भी हुए। एक दूसरे के साथ मुकाबला भी कर रहे हैं यही, और बाज़ जगहों पर एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे होंगे। और ये और ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाली बात हो गई, लोगों को भी कन्फ्यूज़ करेंगे कि यहाँ इस हलके में जो बराबर वाला हलका है उसमें तो हम साथ नहीं हैं, लेकिन उस हलके में जो है ये दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, और फलां हलके में जो इन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये भी सूरत हाल सामने रहेगी और इसके नताइज भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसके नताइज नहीं आएंगे कि जनाब आप एक जगह पर आपने जो है सीट एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी जगह पर आप मुकाबला कर रहे हैं, तो उसके नताइज भी सामने आएंगे। सही। तो मुजम्मिल साहब ये अब मुकम्मल तौर पर एडजस्टमेंट हो भी नहीं सकी, मुकम्मल तौर पर क्लैश भी नज़र नहीं आ रहा सियासी जमातों का, खासतौर पर माइनस पीपल्स पार्टी या PTI हम बात करें, क्योंकि यही दो जमातें जो कि आवाम पर रिलाई करते हुए इस वक्त इलेक्शन में जा रही हैं। बाकी तो कहीं कोई साथ बैठा हुआ है मिलकर, कहीं कोई एक दूसरे के मुकाबले पर है। NA 242 में नई बात बन सकी, MQM और नून लीग की बात बनाना भी चाहते थे। तो ये आगे फेवर कर रही है ये सिचुएशन नून लीग को, या फिर मुकाबला है बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? पीपल्स पार्टी आपस में कहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं? मतलब पंजाब में कौमी असेंबली के 141 हल्के हैं, 100 हल्कों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं है, तो मुकाबला क्या हुआ? सिंध में अगर 40 हल्के हैं तो 30 हल्कों में नून लीग के उम्मीदवार नहीं है। दोनों का आपस में मुकाबला कहाँ हो रहा है? मतलब मीडिया में बयानों की हद तक तो हो रहा है। मैं आपकी तरफ जरा वापस आता हूँ, गुफ्तगू आप यहीं से शुरू कीजिएगा। ख्वाजा आज़मून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। लंबे अरसे से मियाँ नवाज शरीफ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आवाम में आएंगे। आज जब इलेक्शन में सिर्फ 19-20 दिन रह गए ख्वाजा साहब, तो अब मियाँ साहब की एंट्री हुई है, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मामलात सारे सेट हैं, आगे कॉन्फिडेंट हैं मियाँ साहब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोई शक नहीं है इसमें। उन्होंने स्टार्ट आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा लेट लिया है हमने, लेकिन इंशाल्लाह ताला वील मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो ख्वाजा साहब ये ताखीर की वजह क्या है? 21 अक्टूबर के बाद इतना लंबा गैप आ गया, महीनों पर मुश्तमिल ये गैप हो गया और इलेक्शन अब बिल्कुल सर पर आ गया। मियां साहब आए एक्चुअली हम अपनी पार्टी के जो मामला थे, टिकटों के मामला थे, कहीं पे छोटा मोटा आपस में राइवलरीज भी थी, उसको सॉर्ट आउट करते हुए मियां साहब एक बड़ी देर के बाद पाकिस्तान आए थे। पार्टी के मामलात के साथ एक्वेंटेड होना, फेमिलियर होना जो है जरा थोड़ा टाइम लगता है, ये बड़ी फितरी बात। तो ख्वाजा साहब अब जो कैंपेन है मियां साहब ही आगे रन करेंगे, वही फेस के तौर पर? मियां साहब, मियां शहबाज साहब, मरियम, यही रन करेंगे। अच्छा, और जो टिकट्स के जो इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी सामने आए पार्टी के अंदर से, कुछ लोगों ने आज़ाद लड़ने की बात की, वो मामला सॉर्ट आउट होगा या फिर हम देखेंगे नून लीग के लोग नून लीग का मुकाबला करते हैं? लेकिन कुछ जगह लोग लड़ रहे हैं आज़ाद भी, नेशनल असेंबली का नहीं मुझे पता, लेकिन MPA की सीट का मुझे 2-4 का पता है कि वहाँ जिन लोगों को टिकट नहीं मिले वो आज़ाद लड़, तो नहीं होना चाहिए जी। और ये जो पार्टी के साथ वफादारी जो है वो मशरूत नहीं होनी चाहिए टिकट के साथ। और जो दूसरी जमातों के इस वक्त एतराज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान को तीर का निशान ही नहीं दिया गया, अब वो ये महज ये इत्तेफाक या गलती हो गई इलेक्शन कमीशन से कि जो इशूज़ हैं वो दूसरी सियासी जमातों के साथ हो रहे हैं, नहीं हो रहा? मेरा क्या मैं कमेंट कर सकता हूँ जी कि तीर का निशान नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कोई, मुझे तो कम से कम इस चीज़ का इल्म नहीं है कि किसी को जो है डिनाई किया गया है तीर का निशान।
क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आरोज इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दबाव में काम कर रहे हैं और ये मशीनरी इस वक्त नून लीग को सपोर्ट कर रही है, और हर जलसे में, हर अवामी सतह पर मीटिंग में बिलावल साहब ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज से कह रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे वो बातें कर रहे हैं, बाकी हकीकत साथ होगा। अच्छा, और ये जो एक नई इस्तिलाह सामने आई है लाडला प्लस वाली, जिसका इशारा मियां साहब की तरफ किया जाता है, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इस्तिलाह सामने आई है, तो इस पर मुस्लिम लीग नून का मैं जो पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना वो किसी ऐसी गुफ्तगू में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता जिससे माहौल जो है वो जो है ना किसी अच्छा वक्त हमारा उनके साथ 15-16 महीने की हुकूमत में गुजरा है, तो उसमें ज्यादा देर भी नहीं हुई, तो इस तरह बातें करता बंदा अच्छा नहीं लगता मुझे। कम से कम मैं अपने ऊपर तो ये जरूर अप्लाई करूँ। तो काजी साहब, ये क्या नून लीग की पॉलिसी है ये एज जमात के पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, चूंकि उनकी जो हम इंतखाबी मुहिम इस वक्त देख रहे हैं वो, मैं तो अपनी जात की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं किसी के साथ बैठ के वक्त अच्छा गुजारा हो, कोई दो घड़ियाँ जो है वो एक साथ रहा हो, तो थोड़ा सा बंदे को हेजिटेट करना चाहिए गलत बात करते हुए उन लोगों के मतलब मैं अपने मतलब की बात। और पार्टी की तो ये कोई पॉलिसी नहीं है, यानी पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी पीपल्स पार्टी को भी, जरदारी साहब को भी? मेरा ख्याल है हमारी पार्टी ने किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं। अच्छा, अब ये जो आगे इस वक्त हमारी पार्टी की रवायात हैं, हम अपनी पार्टी की रवायात की जो है वो पाबंदी कर रहे हैं। खालिद साहब, ये एडजस्टमेंट के जो मामला थे एमक्यूएम के साथ, काफ लीग के साथ, मौलाना साहब की जमात के साथ, मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कमेंट कर सकता। अच्छा, मैं ये और 8 फरवरी के बाद जब पोलिंग डे गुजर जाएगा उसके बाद कोई एक सियासी मंजरनामा क्या आपके जहन में आ रहा है? एक वही उसी तरह की पीडीएम टाइप की हुकूमत होगी जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे? अच्छी बात है, मैं तो इस चीज़ की हमायत करता हूँ कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। उससे यह है कि एक एतमाद जो है आवाम के अंदर जो है उस हुकूमत का बढ़ता है। भाई इसमें ये यूआई भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पीएमएलएन भी है, एमक्यूएम भी है, बीएनपी भी है, इस तरह ये इसमें रीजनल पार्टीज भी हो जाती हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज भी हो जाती हैं, तो ये अच्छा रहता है। साहब, ये इस लिस्ट में पीटीआई का नाम इंटेंशनली आप नहीं ले रहे या वो मिस कर गए आप वो नाम? मुझे क्या जरूरत है उनका नाम लेने की? तो एज जमात तो वो भी मौजूद है ना, वो आज़ाद हैसियत में जरूर लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान नहीं वो देखें, मेरी बात सुने, जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है वहाँ पे आप समझते हैं, ये जो 4 साल के साथ उन्होंने एक मुल्क के साथ जो कुछ किया उसके बाद समझते हैं आप उनका मैं नाम लूँ? लेकिन अब उसमें आपको भी थोड़ी सी अपनी समझ जो है अप्लाई करनी चाहिए ना। लेकिन इस निज़ाम का तो वो हिस्सा है, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और वो एक जो उनके चंद चेहरे थे वो अलग हैं। और मैं समझता हूँ मेरी नाकस अकल में ये चीज़ नहीं आती, तो मैंने उसका इज़हार कर दिया। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मुजम्मिल साहब, ये जो गुफ्तगू इस वक्त जा रहे ख्वाजा आसिफ, तो हम बिलावल साहब की भी जब हम गुफ्तगू सुनते हैं तो कहते हैं तीर का इस वक्त जो मुकाबला है वो शेर से, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज जमात उनके अरकान को जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं बिल्कुल राइट ऑफ कर दें इस वक्त हम आने वाले मंजरनामे से? नहीं, पंजाब में तो मुकाबला ही उन आज़ाद अरकान और नून लीग का है। पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं पंजाब में नून लीग के साथ। मैंने आपको कहा मेजॉरिटी ऑफ दी हलकों में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ही नहीं है। आप पीपल्स पार्टी से कहें कि वो अपने पंजाब में 141 एमएनए की सीटों के कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रहे हैं। वो सिंध की तो दी है, पंजाब के एमएनए और एमपीएस की लिस्ट दी है उन्होंने, तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं उन्होंने पंजाब में। मतलब बिलावल जरूर 127 से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद पूरे पंजाब में उनके उम्मीदवार कहाँ हैं? जब आपने 70% सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं मौजूद हैं तो फिर आप पंजाब जीतेंगे कैसे? और अगर आप पंजाब नहीं जीतेंगे तो आप मरकज की हुकूमत कैसे बनाएंगे? और अगर आप पंजाब में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर रहे और सिंध में मुस्लिम लीग नून आपका मुकाबला नहीं कर रही, तो दोनों का मुकाबला कहाँ पे है? फलाम में मुकाबला कर रहे हैं आपस में एक दूसरे का, कोई मुकाबला नहीं है। दोनों की बैटलफील्ड ही अलग अलग हैं। बाकी मीडिया पे एक माहौल जरूर बनाया हुआ है, वो रोज तकरीर करते थे नौशहरा फरोज में, बदीन में, वहां पे नून का कोई उम्मीदवार है जहाँ पे वो जलसा करते हैं और नून लीग को चैलेंज करते हैं, वहां नून लीग का कोई उम्मीदवार है? और अगर ये यहाँ पे सियालकोट में खड़े होकर ख्वाजा आसिफ साहब पीपल पार्टी के खिलाफ बयान देना शुरू कर देते तो ख्वाजा सियालकोट में पीपल पार्टी की क्या प्रेजेंस है?
गुजरांवाला में पीपल पार्टी की क्या प्रेजेंस है, गुजरात में क्या प्रेजेंस है, साहिवाल में क्या प्रेजेंस है। तो इसलिए मुझे तो दोनों जमातों के दरमियान कोई मुकाबला नजर ही नहीं आ रहा, वो कहाँ पे आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपकी गुफ्तगू से नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि जो 2013 में हुआ, जो 18 में हुआ, यानी अपने अपने पॉकेट्स में, अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने शहरों में जहाँ जहाँ मजबूत जो जमात है वही एक बार फिर आएगी। कोई पिछले इलेक्शन से या पिछले मंजरनामे से तब्दील कुछ भी नहीं होने जा रहा है? नहीं, मतलब क्या मुस्लिम लीग नून ने सिंध में उम्मीदवार खड़े किए हैं? नहीं। कराची के हद तक तो उन्होंने बहरहाल किए हैं। 2-3 से हल्कों में खड़े किए हैं सिर्फ। एक वो मतलब वहां से शहबाज साहब वहां से भी वापस चले गए, मुस्तफा कमाल वाले, और एक मलीर और वो पीपल पार्टी के हल्के। मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं कोई ऐसा, क्या कराची के तमाम हल्कों में मुस्लिम लीग नून ने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और लाहौर के तमाम हल्कों में पीपल पार्टी ने खड़े कर दिए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम मीडिया में जरूर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन बैटल फील्ड पे कहाँ एक दूसरे के खिलाफ सामने खड़े हैं, वो समझाए ना हमें कि जी हम इतनी सीटों पे एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बताएं, अगर एक दूसरे के मुकाबले पर सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़े तो फिर ये बयानबाजी से का माहौल है, बस ठीक है कि चलता रहे। ठीक है, तो लगाई साहब, ये जो अगर पंजाब के असल बैटल फील्ड को पीपल्स पार्टी इस तरह नज़रअंदाज कर देगी कि सारे हल्कों से उम्मीदवार ही नहीं खड़े होंगे, तो फिर ये जो जरदारी साहब जिस सरप्राइज़ की बात कर रहे थे कि हम सरप्राइज़ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म है, तो वो तो फिर उनके बयान की फिर कोई बुनियाद ही नहीं बचती। खाली सिंध, बलूचिस्तान और KP को फोकस करके तो नहीं वो हुकूमत में आ सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद मुज़म्मिल साहब की या तो इल्म में नहीं है या उन्हें ठीक तौर पर उन्होंने लिस्टें नहीं देखी। हमने लिस्टें देखी हैं, वो हर जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई इलाका उन्होंने नहीं छोड़ा है। सराइकी बेल्ट में उनके उम्मीदवार हैं और सराइकी बेल्ट में वो इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं। बहुत से इलाकों, बहुत से ज़िला में, मैं बता रहा हूँ, रहम यार खान में स्वीप कर रहे हैं, और वो जो है अपना मुजफ्फरगढ़ में स्वीप कर रहे हैं, लिया में स्वीप कर रहे हैं, मुल्तान में स्वीप कर रहे हैं। और फैसलाबाद का आपने जलसा देखा, कितना बड़ा जलसा था। कोई ऐसा क्राउड कोई तवक्को नहीं करता था कि जनाब फैसलाबाद में भी पीपल्स पार्टी इतना बड़ा जलसा कर सकती है, करे वो उसने किया। और उसके बाद लाहौर में उनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं, गुजरांवाला में उनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं, और पूरे पठवार एरिया में उनके कैंडिडेट्स मौजूद हैं। उन्होंने बहुत कम हल्के छोड़े होंगे और कोई एडजस्टमेंट की होगी तो की होगी, वरना उन्होंने किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं की है। और उन्होंने बहुत से हल्कों पर अपने उम्मीदवार और एक मेजॉरिटी हल्कों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं, और वो इलेक्शन सीरियसली लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं नहीं कहता हूँ कि PMLN नहीं सीरियसली लड़ रही, वो सीरियसली लड़ रही है इलेक्शन, और वो सीरियस ले रहे हैं। एक PTI को अगर मैदान होता उसके पास, और उनकी तरफ से इसके पॉलिटिकल सियासी अमल से अगर वो आइसोलेट खुद अपने आप को ना करते, अगर अपने आप को सियासी अमल से दूर ना करते, तो वो खुद भी मैदान में होते और उन्होंने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा ना की होती, तो वो एक प्लेयर के तौर पर मौजूद होते और अच्छे प्लेयर के तौर पर मौजूद होते। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की फिजा मौजूद है, और सिंध में जो भी PML आकर इलेक्शन लड़ रही है, और जहाँ पीपल्स पार्टी का किला समझा जाता है मटियाला डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी हालांकि सीट पर, वहाँ पर उन्होंने अपना कैंडिडेट पुट किया है, अपने उन सूबाई सदर को वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि PMLN भी सीरियस नहीं है सिंध में और पीपल्स पार्टी पंजाब में सीरियस नहीं है। पीपल्स पार्टी भी तमाम सूबों में और PMLN भी तमाम सूबों में, चूँकि सिंध के अंदर उन्होंने काम नहीं किया, पॉलिटिकल काम नहीं किया। मैं नहीं कहता हूँ कि काम नहीं किया, काम किया होगा और उन्होंने अच्छा काम भी किया होगा, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने सियासी काम नहीं किया है। और क्यों ऐसा किया ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी काम कर रही है, और वो वहाँ पर सियासी काम भी कर रही है, सियासी राब्ते भी कर रही है, सियासी वो मुकाबला भी कर रही है, और बड़े अहम मुकाबले होंगे। आपको बहुत कुछ नज़र आएगा कि जब सियासत में सियासी अमल जो होता है, आपको बड़े नताइज मिलेंगे। मैं समझता हूँ डेरा गाजी खान डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न में, और आगे जाकर सरगोदा डिवीज़न में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ भी एक खासा उनका असर नजर आएगा। फैसलाबाद में नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि सभाया हो गया जी पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं मैदान में, कोई ऐसी बात तो साहब, ये कैसे एक तासुर बना हुआ है कि गैर फाल हैं, मौजूद नहीं है। पिछले 10-15 साल में ये जिन एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, सराइकी बेल्ट, यहाँ पर आप जो स्वीप करने की बात कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पर? माजी में इंतजामी होते तो इनके पास रहे नहीं, तो फिर वो कौन सा उन्होंने काम किया कि जिस बुनियाद पर ये स्वीप करने की पोजीशन है? इमरान खान को हराया है मुल्तान में उन्होंने, ये सामने की बात है। मुजफ्फरगढ़ की सीटें जो पहले उनके पास थी वो तो रिटेन करेंगे और उनके पास मौजूद हैं, और वो वहाँ पर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है।
और जो और सीटें मिल रही हैं, जो अलीपुर वाली सीट है वो पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मरतबा एक मजबूत उम्मीदवार को लाई है जो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। अब्दुल बासित बुखारी साहब जो हैं वो जीत रहे हैं। और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में भी ये सूरत हाल है। मुल्तान में सीरियस इलेक्शन हो रहा है और PMLN के बहुत अहम उम्मीदवार थे, मैं समझता हूँ कि उनकी कोर टीम के हिस्से के तौर पर थे राना महमूदुल हसन, वो छोड़कर आए हैं इलेक्शन। भावलपुर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसा किया है, कितना बड़ा जलसा हुआ है भावलपुर में उनकी सीटें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि जनाब भावलपुर शहर में डिवीजन में तो वैसे एक बड़ी पार्टी के तौर पर बढ़ रही है, लेकिन बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी और रहीम यार खान ऑलमोस्ट रहीम यार खान जो है वो तकरीबन स्वीप होगा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो सीरियस नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ रही है और वो जो है उसको तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास, ऐसा तासर नहीं है। हमने उम्मीदवारों की लिस्ट भी देखी है, बाज़ हल्के छोड़े गए हैं, ज़ाहिर है वहाँ कमज़ोर होंगे तो छोड़ दिए होंगे, लेकिन बहुत से हल्कों पर वो कंटेस्ट कर रहे हैं ऐसा, और जिसके नतीजे में ये एक बड़े प्लेयर के तौर पर मौजूद होंगे। देखें बुरा वक्त आया हुआ है इस वक्त PTI पर, बुरा वक्त था PMLN पर। 2002 में कोई ऐसा सोच सकता है कि वो 12 सीटें लेंगी? PMLN जो 97 में 3/4 मेजॉरिटी लेकर आई थी, वो उसको जो है 2002 में नताइज दे दिए। और यही हुआ था 1997 में पीपल्स पार्टी को 18 सीटें दी गई थी पूरी कौमी असम्बली में। तो मैं कहता हूँ इलेक्शन मैनेजमेंट को छोड़ें, हम सियासी तज्जियाकार अपना हम नहीं वो कर रहे हैं, हम कंपेन उन्होंने करनी है। मियाँ साहब को मैंने नहीं कहा होता कि जनाब आप अक्टूबर में ना निकलें, नवंबर में ना निकलें, दिसंबर में ना निकलें, जनवरी आधा छोड़ दें, उसके बाद आएँ लोगों के पास, मास्टर्स के पास। असल बात यह कि अपने डिस्प्यूट्स अब तक हल नहीं कर पाए हैं। वहाँ उम्मीदवार के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा हुआ है और लोगों को टिकट नहीं गया, लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और सियासी राइवलरियाँ जहाँ पर थीं वहाँ पर मुखालिफ उम्मीदवार, जिसको हमेशा PMLN के मुखालिफ उम्मीदवार समझे जाते थे, उनको टिकट दिए गए। इस बात पर झगड़े चल रहे थे, इन झगड़ों को खत्म करते करते ये वक्त गुजर गया मियां साहब। तो अब लगाए साहब मुजम्मिल साहब से जरा जान लेते हैं। मुजम्मिल साहब, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मैदान में निकली, सबसे मुतारिक अंदाज से कैंपेन की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन तमाम ही सूबों के और छोटे बड़े कई शहरों के भी दौरे किए। तो कैंपेन तो शुरू से कर रहे हैं और जाहिर है कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं और सरप्राइज फैक्टर की बात जरदारी साहब कर रहे हैं। तो ऑन ग्राउंड भी ऐसा लग रहा है काम हो रहा है और बैक एंड पर भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी, जो कि फिर जरदारी साहब तो एक सियासत के बादशाह के तौर पर जाने और माने जाते हैं। देखें, लगारी साहब ने तो पूरा पंजाब ही पीपल्स पार्टी को जितवा दिया, तो मुझे लग रहा है शायद मुस्लिम लीग नून की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी पंजाब में से। कोई सीट भी उन्होंने तो पूरे पोठोहार से लेकर सराइकी तक सारा ही मुस्लिम पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। तो अब तो आप कोई 9 या 10 फरवरी को एक प्रोग्राम रख लीजिएगा जिसमें पंजाब की सूरत हाल पर मैं और लगारी साहब बात कर लेंगे। आप लगारी साहब का ये क्लिप चला दीजिएगा और मेरी ये बात चला दीजिएगा कि पंजाब में कहीं भी पीपल्स पार्टी नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन अब ये तो आज तो ये लड़ने वाली बात नहीं है। रहीम यार खान की उन्होंने बात की, वो मखदूम अहमद महमूद की 2 सीटें हैं, वो जरूर मानते हैं। मुजफ्फरगढ़ में हिना रब्बानी खैर की सीटें हैं, एक सीट है वो हम मानते हैं, वो निकालती हैं। उसके अलावा मुल्तान में जब भी गिलानी जीते हैं वो मुस्लिम लीग नून की मदद से जीते हैं, अकेले तो गिलानियों की जबानतें जब्त हो जाती हैं। वो बतौर प्राइम मिनिस्टर भी जब 4 साल वजीर आजम रह कर भी आकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उनकी कोई पोजीशन ही नहीं थी मुल्तान में। ये जो PDM के दौर में उन्होंने इमरान खान को हराया, वो तो तब हराया जब मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट में सीट मिली। मुस्लिम लीग नून से एडजस्टमेंट के बगैर तो मूसा गिलानी नहीं जीत सकता वहां से, वो तो फिर 4थे नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, क्योंकि फिर तो मुस्लिम लीग नून और PTI का मुकाबला है। वो तो एडजस्टमेंट में सीट उनको मिली कि कोई मुस्लिम लीग नून नहीं लड़ा और मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया तो वो सीट निकली, कोई 3-वे फाइट में तो नहीं निकली है। बाकी मुझे तो लाहौर में उनका कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा कौन जो इलेक्शन लड़ रहा हो। मुझे तो मैं मतलब लाहौर में बैठा हूँ, एक बिलावल वाली सीट पर जरूर चहल पहल नजर आती है। वो भी जो शहर से फैसल मीर लड़ते थे उनको उठा के बिलावल वाले हल्के में लेके गए हैं, क्योंकि वहां से उनके पास MP ही नहीं था, वरना फैसल मीर तो उधर मियां नवाज शरीफ वाले हल्के से हमेशा इलेक्शन लड़ते थे, तो अब उनको वहां लेकर गए हैं। लेकिन मुझे तो नहीं नजर आ रहा कैंपेन, चूंकि शायद बिलावल साहब की फेस वैल्यू है तो कैंपेन का जिम्मा उन्होंने अपने जिम्मे उठाया हुआ होगा और जाहिर कैंडिडेट्स तो हल्कों में मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने पीपल्स पार्टी का कोई पार्लिमानी बोर्ड का इजलास देखा है पंजाब का?
कि पार्लिमानी बोर्ड हुआ हो, आपने देखा है पीपल्स पार्टी की टिकटें लोगों ने अप्लाई की हों, आपने देखा है उनके इंटरव्यूज हुए हों, आपको लगा कि लाहौर जरदारी हाउस के बाहर 100 बंदे टिकट लेने के लिए मौजूद हैं और आज सरगोदा की टिकटों का फैसला होगा, आज गुजरांवाला की टिकटों का फैसला होगा, आज शेखुपुरा की टिकटों का कुछ भी नहीं, आई कुछ नहीं। वो पार्टी के पास उन्होंने 141 एमएनए पंजाब के और 290 एमपीए की सीटों के फैसले करने थे। एक एक सीट पर 8-8 10-10 लोग टिकट मांग रहे थे, हर एक का उन्होंने इंटरव्यू किया, उसमें महीना लग गया 1.5। दूसरी पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं थे तो वो क्या करती, वो वेली बैठी रहती। ठीक है, चले मुजम्मिल साहब आपकी बात भी और लगाई साहब की बात भी अब ये रिकॉर्ड पर आ चुकी है। अब ये 9-10 फरवरी को हम देखेंगे जब नताइज सामने आ चुके होंगे, नताइज आएंगे तो पंजाब के नताइज पे हम दोनों को इकट्ठा कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन एक और नशस्त लगाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। दोनों मौजूद गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।